रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। कीव के बाहरी इलाके होस्टोमल का हाल भी कुछ अलग नहीं है। न्यूज 18 की टीम इस इलाके के उस आलीशान मकान में पहुंची जिसे रूसी सेना की बमबारी ने खंडर में तब्दील कर दिया था और इस सदमे में इस घर के मालिक की मौत हो गई थी। करीब 20,000 स्क्वायर फीट में बने इस मकान में ऐशो आराम की हर जरूरी चीज मौजूद थी, लेकिन आरोप है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो महज 30 सेकंड में इस घर को रूसी सेना की ओर से दागी गई मिसाइल ने तबाह कर दिया। मकान के कारोबारी मालकिन ने बताया कि यूक्रेन के सैनिकों के रुके होने की जानकारी मिलने पर रूसी सेना ने हमला किया था। पिछले 100 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग चल रही है। ये जंग अपने पीछे मानवीय त्रासदी छोड़ता हुआ चला जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कीव के एक बाहरी इलाके में है, जहां हम आपको बताएंगे कि जब कीव के पास तक रूस की सेना पहुंच गई थी तो यहां पर किस तरह की तबाही मचाई थी। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, जिस जगह में खड़ा हूं, ये एक भरा पूरा घर हुआ करता था, लेकिन रूस की मिसाइल्स ने इस घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये घर एक यहाँ के बड़े कारोबारी का हुआ करता था। आप तस्वीरों में देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पर मलबा आपको नजर आएगा, राख ही राख नजर आएगी। दरअसल ये घर करीब 20,000 स्क्वायर फीट में है और बेहद आलीशान है। अब मैं घर का एक दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये घर आपको बाहर से इस तरफ से ज्यादा नुकसान नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके पिछले हिस्से की तरफ से ही रूस ने मिसाइल अटैक किया था। कहानी इसके पीछे ये थी कि रूस की सेना को ये खबर लगी कि यहाँ पर यूक्रेन की सेना ठहरी हुई है और यहाँ पर 3 तरफ से गाइडेड मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया। Потому что здесь была линия обороны, здесь стояли наши военные, украинские солдаты, а с той стороны наступали русские солдаты। इधर असम में भीषण बाढ़ से 25 जिलों में हालात खराब हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कई जिलों में बांध टूट गए हैं और बाढ़ का पानी तेजी से घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। असम के नगांव से जो तस्वीरें सामने आई, उनको देखकर बाढ़ से आई मुसीबत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भीषण बाढ़ से बचने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर नाव से घर छोड़ते दिखाई दिए। कई लोग तो पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार करते नजर आए। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर गलती से भी पैर फिसलता तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो वहीं कुछ लोग सड़कों के बह जाने की वजह से अपने घरों में ही फंसे रह गए। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में अलग अलग जिलों में जमीन खिसकने और बाढ़ की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर है। यही नहीं, लगातार हो रही बारिश से असम में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। और नदियों के उफान पर होने की कीमत कामरूप जिले के लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। वहां तो इतना पानी भर गया कि आसपास के कई गांव शहरों से पूरी तरह कट गए। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि कई जगहों पर लोगों के घर बह गए तो कहीं भारी भरकम पेड़ भी उसके आगे टिक नहीं पाए। नुपुर शर्मा धमकी मामले में भीमसेना प्रमुख को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को धमकी देने के आरोपी भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नवाब सतपाल ने नुपुर की जुबान काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था। इंग्लैंड ने मेजबान हॉलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में बड़ी जीत हासिल करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उसने मैच में 4 विकेट पर 498 रन बनाए, जो वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। अशोक गहलोत के भाई पर सीबीआई की छापेमारी हुई। सीबीआई ने जोधपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई खाद्य घोटाले से जुड़े मामले में की गई। वहीं इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने अग्रसेन गहलोत की दुकानों और फार्म हाउस से कुछ दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि अशोक गहलोत ने इस छापेमारी का विरोध किया और केंद्र पर राजनीतिक मंशा से ये कार्रवाई करने का आरोप लगाया। परिवार की जो सदस्य है उनका क्या कसूर है? झारखंड के जमशेदपुर जिले में हाथियों के एक बड़े झुंड से लोग दहशत में हैं। बताया गया कि हाथियों का ये झुंड कई इलाकों में जमकर उत्पात मचा रहा, जिसके बाद लोग खुद ही हाथियों को अपने इलाके से दूर भगाने में जुटे हुए हैं। सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों लोग हाथियों का पीछा कर उन्हें दौड़ाते दिखाई दिए। वहीं कई लोग तो उनसे बचने के लिए जान जोखिम में डालकर बिजली के टावर पर ही चढ़ गए। जंगल, मैदान और नदी के पास लोगों ने हाथियों की तलाश की और फिर उन्हें दूसरे इलाके में खदेड़ दिया। बताया गया कि लोग अपने अपने इलाके से हाथियों को भगाते हैं, लेकिन उनका झुंड दूर जाने के बजाय पास के जंगल में ही छिप जाता है। खबर है कि हाथियों का ये झुंड बंगाल से जंगल के रास्ते यहाँ पहुंचा था। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के एक हेलीकॉप्टर को तबाह करते दिखाई दिए।
यूक्रेन ने दावा किया कि यह हेलीकॉप्टर ज़ापोरिज़िया इलाके में हमले की फिराक में था, जिसे ज़ेलेंस्की के जवानों ने मिसाइल से हमला कर बर्बाद कर दिया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस का एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता दिखा, जिस पर यूक्रेन के सैनिक कड़ी नजर बनाए हुए थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर टारगेट पर आया, यूक्रेन की फौज ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जिसका असर यह हुआ कि रूस के हेलीकॉप्टर ने आग पकड़ ली और वो आसमान से जमीन पर आ गिरा। यह हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस मिसाइल हमले में रूस के कई सैनिकों की भी मौत हो गई। इस बीच जिस रूस को यूक्रेन में उलझा देखकर सीरिया में उसके कमजोर पड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, उसने सीरिया में ही अमेरिका के समर्थन वाले लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी, वो भी अमेरिका को चेतावनी देने के बाद। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि एयर स्ट्राइक करने से पहले रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी। मतलब पुतिन ने बिल्कुल सीधा मैसेज पहुंचा दिया कि दुनिया रूस को इतना कमजोर समझने की गलती कतई ना करे कि अगर उसने यूक्रेन जैसे एक देश पर जंग छेड़ दी तो वो कहीं और सिर उठा ही नहीं पाएगा। इसलिए सीरिया में रूस की कमजोर होती पकड़ की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए रूस एक्शन में आ गया और उसने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ मिलिट्री बेस के पास हवाई हमले कर दिए। ये वो अड्डा है जहां अमेरिका की सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। उन्हीं में एक संगठन है मगवीर अल थोरा, जिसके लड़ाकों को निशाना बनाकर रूस ने एयर स्ट्राइक की। लेकिन CNN का दावा है कि रूस ने इन एयर स्ट्राइक की चेतावनी अमेरिका को पहले ही दे दी थी। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने CNN को बताया कि रूस ने इसी हफ्ते अमेरिका को धमकी दी थी कि वो दक्षिण पूर्वी सीरिया में उसका साथ दे रहे सीरिया के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद आनन फानन में अमेरिका ने अपने लड़ाकों को वहां से निकलने को कह दिया था। इसी वजह से रूस के हमले में किसी भी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन बताया गया कि उनके ठिकाने को नुकसान काफी पहुंचा, जिससे पुतिन ने यह साफ साफ दिखा दिया कि उन्होंने कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं और सीरिया में रूस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जबकि मार्च से ही कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिक और वहां तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को निकाल रहा है। यानी रूस सीरिया से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह यूक्रेन पर फोकस कर रहा है। लेकिन सीरिया में अपने एक वार से पुतिन ने उन सभी खबरों को धता बता दिया। हालांकि इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी इन मीडिया रिपोर्ट को गलत माना था और दावा किया था कि उसने सीरिया में रूस की गतिविधियों में कोई कमी नहीं देखी है। और अब सीरिया में अमेरिका की तरफ से लड़ रहे लड़ाकों को निशाना बनाकर पुतिन ने जता दिया कि अमेरिका का उन्हें रत्ती भर डर नहीं। लेकिन पुतिन के इस बेखौफ रवैये ने दुनिया को डरा दिया है। यूक्रेन की वजह से पहले ही रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दोनों देश वहां सीधे सीधे नहीं बढ़े, लेकिन सीरिया का सीन बिल्कुल अलग है। इसलिए डर है कि जो यूक्रेन में होने से अब तक बचा हुआ है, कहीं सीरिया का गृह युद्ध वो विश्व युद्ध न भड़का दे और रूस और अमेरिका जैसी परमाणु शक्तियां सीरिया में मरने मारने पर उतर जाएं, क्योंकि रूस और अमेरिका की सेनाएं सीरिया में इतने करीब ऑपरेट करती हैं कि दोनों के बीच जंग का खतरा हमेशा बना रहता है। जरा सी ऊंच नीच दोनों देशों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना सकती है, क्योंकि रूस सीरिया में बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका सीरिया से ISIS के आतंकियों के खात्मे में लगा है। इसके लिए वो कुर्द लड़ाकों और सीरिया की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। इसी वजह से रूस सीरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। हालांकि अमेरिका सीरिया में रूस से उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर रूस ने इसी तरह उकसाया तो अमेरिका भी पलटवार तो करेगा ही। और फिर पिछले हफ्ते ही इजरायल ने भी सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से ही वो बंद पड़ा है। मतलब सीरिया का संग्राम खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती दिनों में ही रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। पुतिन की सेना के करीब 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कीव की घेराबंदी भी कर ली थी। न्यूज 18 की टीम कीव के गोरेंका इलाके में पहुंची, जहां हर ओर रूसी सेना के हमले की वजह से बर्बादी नजर आई। हालांकि यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर इलाके के लोगों ने भी रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला, उन्हें कीव में दाखिल नहीं होने दिया। अब पुतिन की सेना से लोहा लेने वाले इलाके के लोग हमले में तबाह हुए कारखानों और फैक्ट्रियों की मरम्मत में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर रूसी सेना दोबारा इस इलाके में हमला करेगी तो उसे फिर से मुंह की खानी होगी। 100 दिन बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। चारों तरफ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी कीव के बाहरी इलाके गोरेंका में है, जहां हम आपको ध्वस्त होती पूरी फैक्ट्री, वहां मौजूद गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। किस तरह से ये पूरा जो फर्नीचर का कारखाना था ये ध्वस्त हो चुका है। यहां से लकड़ियां एक्सपोर्ट होती थी, आप तस्वीरों में देखेंगे गाड़ियां, मशीनरी सब जलकर खाक हो चुके हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन जंग के मैदान में रूस को टक्कर दे रहा है, तो वहीं कीव जहां भारी तबाही शुरुआती दौर में हुई थी, जो नुकसान हुआ था उसको
भरपाई करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। वापस यूक्रेन को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो नुकसान हुआ था उसको, जो बिल्डिंग, जो कारखाने नेस्तनाबूद हुए थे, उनको वापस बनाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो यूक्रेन के लड़ाके हैं जो जरूरत पड़ने पर भी इन्होंने बंदूक उठाई थी, रशियन सैनिकों का मुकाबला किया था। अब जब कीव और उसके आसपास से खदेड़े जा चुके हैं रशिया के सैनिक, अब यहाँ जो नुकसान हुआ है उसको वापस से खड़ा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। इधर पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला केस में गिरफ्तार संतोष जाधव इस हत्याकांड का भीखू मात्रे है। फिल्म सत्या में भीखू मात्रे का किरदार मनोज वाजपेयी ने निभाया है, जिससे संतोष जाधव काफी ज्यादा प्रभावित था। और कहा जा रहा है कि वो असल जिंदगी में खुद को भीखू मात्रे ही समझने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संतोष जाधव भीखू मात्रे से इस कदर प्रभावित था कि वो उसी अंदाज में अपराध को अंजाम तक देने लगा था। दावा तो ये भी है कि उसे लगने लगा था कि जिस तरह से फिल्म में भीखू मात्रे लोगों को मौत के घाट उतारता है, ठीक उसी तरह उसकी पिस्तौल से निकली गोली सामने वाले को मौत की नींद सुलाती है। भीखू मात्रे की तरह वो गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाने लगा था। पुलिस के मुताबिक संतोष जाधव सत्या, कंपनी और सरकार जैसी फिल्मों के किरदारों से बहुत प्रभावित था और वो दोस्तों के बीच अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के डायलॉग बोला करता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कुछ दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया और देखते ही देखते उस पर वसूली और मारपीट समेत कई केस दर्ज हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तो संतोष जाधव ने कुछ साल पहले ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन एक बार अपराध की तरफ बढ़ने के बाद उसने दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा, जिसकी वजह से वो थोड़े ही वक्त में अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। पुलिस का दावा है कि 10वीं में पढ़ाई के दौरान संतोष जाधव के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया से जुड़ गया और वो आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करने लगा, मानो उस पर गुंडागर्दी और भाई बनने की सनक चढ़ गई हो। और पुलिस का दावा है कि वो फिल्मी किरदारों की तरह लोगों पर रौब झाड़ता और उन पर धौंस जमाता था। बाद में वो महाराष्ट्र के कुख्यात गवली गैंग से जुड़ गया, जिसकी कुछ तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सामने आई। उन तस्वीरों में संतोष अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ दिखाई दिया, लेकिन इसी बीच उसने अगस्त 2021 में अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार नाम के एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो वो फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि पुणे में हत्या करने के बाद वो कई महीनों तक राजस्थान और पंजाब में रहा। इसी दौरान संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। पुलिस का यह भी दावा है कि संतोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना रखा था, जिस पर बिश्नोई गैंग से जुड़ने के बाद वो गोल्डी बराड़ और गैंग से जुड़ी हर पोस्ट को अपलोड करता था। हालांकि अब सिद्धू मूसेवाला केस का भीखू मात्रे यानी संतोष जाधव पुणे पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ रोज पहले ही उसे उसके साथ नवनाथ सूर्यवंशी के साथ गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया था और दोनों 20 जून तक पुलिस के रिमांड पर हैं। पुणे पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अलग अलग राज्यों से शार्प शूटर बुलाए गए थे, जिनमें संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी भी शामिल थे। इस बात की जानकारी मिलते ही दोनों की तलाश की जा रही थी। इस बीच पुणे पुलिस ने गैंगस्टर सौरभ महाकाल को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसकी निशानदेही पर संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को पकड़ लिया गया। पुणे पुलिस का दावा है कि सौरभ महाकाल ने भी दोनों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलवाया था। मूसेवाला की हत्या से कुछ रोज पहले दोनों पंजाब भी गए थे और उन्हें 3.5 लाख रुपए दिए गए थे। इसी वजह से ये शक जताया जा रहा है कि संतोष जाधव को मूसेवाला की सुपारी दी गई थी। वहीं सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों का संगठन वाईपीजी तुर्की और रूस के रिश्ते में विलेन बन गया। तुर्की ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि वो सीरिया में वाईपीजी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाएगा, जिसके बाद रूस के कान खड़े हो गए। उसने तुर्की को सीरिया पर हुआ 2019 का समझौता याद दिलाना शुरू कर दिया। उस समझौते में तुर्की और सीरिया की सीमा पर 30 किलोमीटर लंबा सिक्योरिटी जोन बनाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन वो अब तक सिर्फ कागजों पर है। यानी तुर्की और सीरिया की सीमा पर कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बन पाया। तुर्की उसी इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानी का जिक्र करता है। उसका कहना है कि बॉर्डर पर कुर्द लड़ाकों का संगठन वाईपीजी सक्रिय है और वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की का दावा है कि उसके खिलाफ वाईपीजी के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए वो उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा। तुर्की का कहना है कि सीरिया में सक्रिय वाईपीजी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ब्रांच है जो सीरिया में काम करती है और तुर्की इसी संगठन के खात्मे की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकी संगठन मानता है और तुर्की में अशांति के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन रूस तुर्की को सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करने से रोक रहा है। रूस की ओर से जारी बयान से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बोला कि तुर्की सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन करने से बचे, क्योंकि वहां पहले से ही हालात बहुत खराब हैं।
मतलब ये कि फिलहाल रूस नहीं चाहता कि सीरिया में तुर्की YPG के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। पिछले हफ्ते ही इजरायल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी थी। इसके अलावा अमेरिका ने भी ISIS के आतंकियों को मारने के नाम पर वहां के लोगों को परेशान कर रखा है।